समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया कि लोकसभा चुनाव में भी उसकी रणनीति 2022 के मुकाबले ज्यादा नहीं बदलने वाली। इशारा साफ है कि वो विकास को लेकर रोजी रोजगार के मुद्दे पर भाजपा को कटघरे में खड़ा करेगी। हर वादे का हिसाब मांगेगी। भाजपा इसे घिसी पिटी राजनीति बता रही है। भाजपा का दावा है कि सपा के पास अब जनता से करने के लिए ऐसा कोई वादा नहीं बचा है जिस पर वोटर भरोसा कर पाए। पार्टी ने यूपी के लिए अखिलेश की नई टीम को चाटुकारों का घेरा करार दे डाला। ये जो मेट्रो चल रही है, रिकॉर्ड टाइम में देश में अगर किसी ने बनाने का काम किया था तो समाजवादी सरकार ने इस शहर को मेट्रो दे दी। और मुझे खुशी है इस बात की कि देश का ग्रीन फील्ड 6 लेन एक्सपेंडेबल टू 8 लेन और देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे नेताजी की वजह से 21 महीने में बन करके तैयार हो गया। अखिलेश ने हर बात पर भाजपा को निशाने पर लिया। एक एक कर मुद्दे गिनाते गए और अपनी सरकार के मुकाबले योगी सरकार को कमतर बताते गए। इस शहर के अंदर नदियां कैसे साफ बह सकती हैं तो समाजवादियों ने गोमती को साफ कर करके दिखाया। और आज भी ये उदाहरण है, जब कभी नदियां साफ करने का फैसला लिया जाएगा, जो मॉडल गोमती का है वही मॉडल ही अपनाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा मॉडल नहीं है जिससे आप नदियां साफ कर सकें। अखिलेश ने 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर टीस भी जाहिर की और राज्य भर से आए पार्टी प्रतिनिधियों से कहा कि हमने कोशिश में कोई कमी नहीं रखी, लेकिन नतीजे उम्मीद के उलट आए। हम लोगों ने मिलकर के 22 का चुनाव लड़ा था। जो हमारी विचारधारा से मिलते जुलते लोग थे, जो उस समय संघर्ष कर रहे थे बीजेपी को हटाने के लिए, उन सबको साथ ला करके हम लोगों ने एक मंच पर एक गठबंधन तैयार किया। और मुझे खुशी है इस बात की कि 2022 में अभी तक का सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत अगर किसी दल को मिला था और हमारी समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा वोट के प्रतिशत में हम लोग हासिल किए थे। सीटें बढ़ गई, दोगुनी हो गई। जीत नहीं पाए, लेकिन मैं ये कह सकता हूं आज हम समाजवादी लोग ये जान गए हैं कि बीजेपी का मुकाबला अगर कोई कर सकता है और बीजेपी को कोई हरा सकता है तो यही समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेता। भले ही अखिलेश ने प्रयोग की बात दोहराई हो, लेकिन नरेश उत्तम पटेल को दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनाकर पार्टी ने यह साफ कर दिया है कि प्रयोग की गुंजाइश अब ज्यादा नहीं बची है। नरेश उत्तम ओबीसी समुदाय से आते हैं। भाजपा ने पहले ही ओबीसी वर्ग से आने वाले भूपेंद्र चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर पिछड़ा कार्ड चल दिया है, तो सपा भी कोई जोखिम लेने को तैयार नहीं। अब गठबंधन ही है, शायद ही एक आध कोई सीट समाजवादी पार्टी के हिस्से में आए तो आए, मेरे ख्याल से नहीं आएगी। ये 80 के 80 इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। घिसी पिटी बातें, घिसी पिटा उनका रुझान और घिसी पिटी बातें सब पब्लिक जान रही है। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रति उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश की जनता ने मन बना लिया है। देश की विश्वास की प्रतीक भारतीय जनता पार्टी बन गई है। लोगों की आस्था, श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक भारतीय जनता पार्टी है। अखिलेश ने लखनऊ की धरती से दिल्ली में भाजपा सरकार को गद्दी से हटाने के लिए नई लड़ाई का ऐलान किया, तो भाजपा ने पूछा कि जरा लोकप्रियता वाले तराजू पर भी नजर डाल लें तो बेहतर होगा। 2024 में एक बार पुनः नरेंद्र मोदी जी के और लोक कल्याणकारी योजनाएं, राज्य की योजनाएं और ख़ास तौर से बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष जो परिश्रम की पराकाष्ठा बाहर आए, उससे कमल खेलेगा। जो फौजें शांति काल में पसीना बहा लेती हैं, फिर उन्हें युद्ध काल में खून बहाने की आवश्यकता नहीं होती है। प्रतिदिन संगठन के माध्यम से कोई ना कोई काम हमारे कार्यकर्ताओं के साथ रहता है। भाजपा ने साफ कर दिया है कि चाहे नगर निगम चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव, भाजपा के आगे सपा कहीं नहीं टिकने वाली। ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव जी अपने गठबंधन पार्टनरों को
अपने परिवार को, अपने घर को संभालने में नाकाम रहे हैं और निश्चित रूप से उन्हें जनता को, उनके समर्थकों को, पूरे प्रदेश को इसका जरूर उनसे जवाब मांगना चाहिए। एक तरफ भाजपा सपा अध्यक्ष से हमले का हिसाब बराबर करने में जुटी है, तो वहीं अखिलेश पर चाचा शिवपाल ने भी सीधा निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट किया कि पहले साल 2014, फिर साल 2017, फिर साल 2019 और इसके बाद साल 2022। अब आज के बाद आगे नया विहान नहीं, मार्ग अवसान की तरफ जाता दिख रहा है। यानी शिवपाल ने खुलकर अपने मन की बात कह दी है। इससे पहले इटावा में जब उनसे सपा के राष्ट्रीय सम्मेलन पर सवाल किए गए तो वे जवाब से तौबा तौबा करते दिखे थे। चाचा जी, आज समाजवादी पार्टी का अधिवेशन चल रहा है। चलिए उस पर मत पूछिए, चलो उस पर क्यों पूछते, हमारे यहाँ जब हो तब पूछे। आपका अधिवेशन कब होगा चाचा? हमारा हो चुका है, जी। प्रदेश अधिवेशन हो चुका है, जब राष्ट्रीय करेंगे तब सूचना। पहले दिन सपा का प्रांतीय यानी प्रदेश सम्मेलन सुर्खियों में रहा। गुरुवार को राष्ट्रीय सम्मेलन होना है, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कमान फिर से अखिलेश यादव को सौंपी जानी तय है। उसके बाद अखिलेश क्या कहते हैं, इस पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ वीरेश पांडे की रिपोर्ट। अखिलेश यादव का एक हमला बसपा को आज बुरी तरह चुभा। दरअसल सपा अध्यक्ष ने दावा किया था कि भाजपा को सिर्फ उनकी पार्टी ही यूपी में हरा सकती है। बसपा ने इस पर तीखा पलटवार किया। पार्टी के सांसद मलूक नागर ने कहा कि सपा गलत फहमी में है। सच तो यह है कि भाजपा को बसपा के सिवा कोई टक्कर नहीं दे पाएगा। इसे सपा और बसपा के बीच का घमासान भी तेज हो गया। सबसे पहले ये जान लीजिए कि अखिलेश यादव की वो कौन सी बात थी जो बसपा को सबसे ज्यादा चुभी। और अगर पीछे मुड़ करके देखें हम, जिस समय पिछला लोकसभा चुनाव था 2019 का, उस समय भी समाजवादियों ने कोशिश की थी और वो ऐतिहासिक फैसला लिया था जो ये देश के तमाम करोड़ों लोग सपना देख रहे थे कि बहुजन की ताकतें एक साथ एक मंच पर खड़ी हो जाएं। जो कभी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और हमारे संविधान के रचयिता जिन्होंने संविधान बनाया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने देखा था, वो अपने जीते जी नहीं एक हो पाए। लेकिन 2019 में समाजवादियों ने, और मैं जानता हूं कि हमें कोई भी त्याग करना पड़ा था, हमने त्याग कर करके उस समझौते को करने का काम किया था। अखिलेश यादव ने अपनी इस अधूरी बात को पूरा करने के लिए आगे जो कहा, वो बात बसपा को और ज्यादा चुभी। अगर देश में देखें, अगर किसी ने भारतीय जनता पार्टी से डट करके मुकाबला कर करके और लोकसभा की सीटों को हराने का काम किसी ने किया था, तो 2019 में समाजवादी लोगों ने मिलकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सिद्धांतों को लेकर के आगे बढ़ करके उन्हें हराया था। हम लोग जो समाजवादी लोग जो चाहते थे कि बड़ी जीत हासिल हो, लेकिन जिस तरह के लोग सत्ता में हैं, उन्होंने हर चीज का दुरुपयोग किया। ये इशारों इशारों में बसपा पर अखिलेश यादव का लगातार दूसरा हमला था, क्योंकि अखिलेश लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं कि बसपा भाजपा के इशारे पर काम कर रही है। अब बारी बसपा की थी। सपा पर हमले की कमान संभाली पार्टी के बिजनौर से लोकसभा सांसद मलूक नागर ने। उनको ये समझ में आ गया कि उनकी वोट और 13% जो बसपा की हमारी वोट वो मिल जाए, और जिस जाति का कैंडिडेट होएगा अगर उस जाति की वोट मिल जाए तो फैसला बिल्कुल एक तरफा होता चला जाएगा और बेसिकली मेन चुनाव जो है वो बसपा के और भाजपा के बीच होगा। ये आने वाले समय में पता भी चल जाएगा। सपा और बसपा के बीच ये घमासान पुराना है। पिछले दिनों अखिलेश यादव ने मायावती पर खुद की बनाई जेल में कैद रहने का आरोप लगाया था। संकेत भाजपा के इशारे पर काम करने की तरफ था। उनके स्टेटमेंट देखिए, बीजेपी से नहीं लड़ रहे हैं
और ऐसा बीजेपी के सारे पे काम होता है, वो तो एक अपनी बनाई हुई जेल में बंद है और उनका जेलर मुझे लगता है दिल्ली में बैठे हैं। इस पर बसपा भड़क गई थी। पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने भाजपा नेताओं के साथ अखिलेश की तस्वीरों को ट्वीट कर पूछा था कि इन तस्वीरों में आपके हाव भाव सारी कहानी खुलकर बयां कर रहे हैं। कैसी बचकानी बातें करने लगे हैं अखिलेश यादव जी आप आजकल। अगर बीएसपी जो कुछ करती है उसके पीछे भाजपा है, तो फिर 2019 का गठबंधन किसके कहने पर हुआ? साफ है कि अब सपा बनाम बसपा में दूसरे राउंड की टक्कर शुरू होने वाली है और इसकी शुरुआत अखिलेश के सपा के सम्मेलन में दिए गए बयान से हो गई है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आखिरकार केंद्र सरकार ने पीएफआई को बैन कर दिया। हाल ही में एनआईए और तमाम राज्यों की पुलिस और एजेंसियों ने पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें सैकड़ों गिरफ्तारियां हुई। इस कार्रवाई का अगला हिस्सा आज सुबह दिखाई दिया, जब गृह मंत्रालय ने इस संगठन को 5 साल के लिए प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया। पीएफआई के अलावा इसके 8 सहयोगी संगठनों पर भी कार्रवाई की गई है और जिन तथ्यों के आधार पर यह कार्रवाई हुई है वो बेहद चुभने वाले हैं। पीएफआई इसे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कहें या पॉपुलर फ्रंट ऑफ एंटी इंडिया, क्योंकि जिन तथ्यों को आधार बनाकर इस संगठन को 5 साल के लिए बैन किया गया वो बहुत ज्यादा चुभने वाले हैं। ये एनआईए के द्वारा जांच हो रही थी और जिस तरह से एविडेंस मिलेंगे, ये मैंने कल भी कहा था, उसी के अनुरूप ये कार्रवाई की गई है और आने वाले समय में भी जैसी सूचनाएं मिलेंगी उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। सर रेड पे देख रहे हैं कि जो रेड में जो हुई है तमाम ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, कैसे आईडीज बनाया जाए, कैसे सीक्रेट चैट किया जाए। देखिए इसीलिए तो खतरनाक नहीं होता तो बैन थोड़े न करना पड़ता। बैन किया गया है तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ ऐसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का उनका प्रमाण होगा, जो आने वाले समय में एनआईए स्वयं आप लोगों से साझा करेगी। यानी ये संगठन खाता तो देश का था, लेकिन काम नापाक मंसूबे पालने वालों के लिए करता था। सिर्फ पीएफआई ही नहीं, बल्कि उससे संबंध रखने वाले 8 संगठनों पर भी यूएपीए एक्ट के तहत कार्रवाई का चाबुक चला है। गृह मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि ये संगठन आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों में शामिल थे। इसके अलावा ये संगठन टेरर फंडिंग के जरिए भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते हैं और कई हत्याओं में शामिल रहे हैं। जिन संगठनों को बैन किया गया उनमें रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल विमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पायर इंडिया फाउंडेशन, रिहैब फाउंडेशन केरल का नाम शामिल है। बैन के बाद पीएफआई के दफ्तरों से उसके होर्डिंग और पोस्टर उतरवाने शुरू कर दिए गए और अब स्थिति बदली नजर आ रही है। लखनऊ में पीएफआई के राजनीतिक दल सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के दफ्तर पर सन्नाटा दिखाई दिया। पीएफआई पर केंद्र सरकार ने बैन लगा दिया है, लेकिन उसकी राजनीतिक संस्था एसडीपीआई यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, इसका दफ्तर यहाँ पर है लखनऊ में लाल बाग में, और दफ्तर में हम पहुँच गए हैं। यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ हैं इनकी पॉलिटिकल इसी दफ्तर से संचालित होती हैं। हालांकि दफ्तर में इस समय कोई दिख नहीं रहा है। पोस्टर बैनर लगे हुए हैं जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, आप लोगों देख रहे हैं, पॉलिटिक्स फॉर कॉज नॉट फॉर कैरियर, ये लिखा हुआ है। इनके द्वारा कराए गए विभिन्न जो सामाजिक कार्य हैं उनके पोस्टर्स लगे हुए हैं। जो रैलियां निकाली जाती हैं उनके भी पोस्टर यहाँ पर लगे हुए हैं। कई किताबें भी रखी हैं। यूपी बिहार से लेकर पीएफआई नाम का ये संगठन 15 राज्यों में एक्टिव था। जब भी कोई हिंसक घटना होती तो कहीं न कहीं से इस संगठन के तार जुड़े नजर आते थे। यही वजह है कि जब पीएफआई की दुकान पर ताला लगा तो कई लोगों को खुशी हुई। ये मेरी जंग थी, मेरे संगठन की लड़ाई थी और हम इस लड़ाई को बड़ी जिम्मेदारी से लड़ रहे। काश सही इस्लाम बताया होता, सही मैसेज दिया होता, कौम के नौजवानों को गुमराह नहीं किया होता, तो आज ये पूरे दिन इन्हें देखने को नहीं मिला। पीएफआई पर एक्शन से खुशी तमाम लोगों को है। सीएम योगी ने ट्वीट किया और इस फैसले को सराहनीय और स्वागत योग्य बताया। साथ ही ये भी लिखा कि ये नया भारत है जहां राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा बनने वाले संगठन स्वीकार नहीं है। इस संगठन पर बैन लगाने की मांग उत्तर प्रदेश के अलावा कई राज्य सरकारों ने की थी।
और अब आखिरकार केंद्र सरकार ने वो फैसला ले लिया जिसका इंतजार यूपी सरकार लंबे वक्त से कर रही थी। पीएफआई की असामाजिक गैर कानूनी गतिविधियां लगातार जारी थीं। सरकार के जो विभिन्न जांच एजेंसियां हैं लगातार उनकी पड़ताल कर रही थीं, लगातार गिरफ्तारी हो रही थी, लेकिन जो तथ्य प्रकाश में आए हैं, विभिन्न दस्तावेज मिले हैं, उन आधार पर गृह मंत्रालय ने, आदरणीय गृह मंत्री जी ने निर्णय लिया है। पूरे प्रदेश के लोगों ने, देश के लोगों ने सराहना की है। प्रातःकाल से ही बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, फोन कॉल्स आ रहे हैं। पीएफआई शुरू से ही सवालों के घेरे में रहा है। इसके कुछ संस्थापक सदस्य सिमी के नेता रहे। इसके अलावा बांग्लादेश में बैन आतंकी संगठन जमात-उल मुजाहिदीन से लिंक के साथ ही दुनिया के कई आतंकवादी संगठनों के साथ भी इसके लिंक होने की बात सामने आई थी। यानी ये संगठन चलता तो देश के अंदर था, लेकिन साजिशें देश तोड़ने वाली दिखाई देती थी। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। पीएफआई मुस्लिमों से जुड़ा संगठन रहा है और जैसे ही इस पर एक्शन हुआ, फिर से हिंदू मुस्लिम की चुभने वाली राजनीति तेज हो गई। कई विरोधी दलों के नेताओं ने तो आरएसएस पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग कर दी। इससे पहले जब पीएफआई के खिलाफ देश भर में छापेमारी हो रही थी, तब भी भाजपा विरोधी कुछ दल ऐसी मांग करते दिखे थे। लेकिन अब तो विपक्षी दलों ने संघ को ही इस लड़ाई में खींचने की कोशिश कर डाली है। आतंकवाद को पालने पोसने के आरोप में पीएफआई की तालाबंदी हुई तो कुछ नेताओं को ये बात पूरी तरह चुभ गई। भारत सरकार का पत्र जारी होते ही सियासी तूफान उठी। सपा सांसद और मुस्लिमों के मुद्दे पर बेहिचक बयान देने वाले शफीकुर रहमान वर्क ने आरएसएस का नाम लिया तो माहौल गर्मा गया। आरएसएस भी है तो आरएसएस बताओ कौन सी काम नहीं करती, तो आरएसएस पे कोई बैन लगाया इन्होंने। आरएसएस ऐसा कौन सा गलत काम करती है, आपको क्या लगता है? कौन सा ऐसा देश विरोधी काम कौन सा आरएसएस करती है? मुसलमानों को जितना नुकसान पहुंच सकता था या पहुंचा सकते हैं, मुसलमानों के खिलाफ फर्जी कार्रवाइयाँ हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में कि यानी ये जो उन्होंने इंसल्ट करने की बात कही, तो उस पर भी कोई आज का एक्शन नहीं हुआ। इंसल्ट पे तो निकाल तो दिया गया, पार्टी से नुपुर शर्मा की बात कर रहे हैं ना। निकालने से कोई क्या फायदा होता है? ये शुद्ध रूप से मुस्लिम वोटों की राजनीति है और ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार हुआ है। ऐसा भी नहीं कि सिर्फ सपा के एक ही सांसद को ये बात चुभी, बल्कि पीएफआई पर हुई कार्रवाई को समाजवादी पार्टी धर्म के मामले से जोड़ रही है। सरकार कोई कदम जाति और मजहब के नाम पर न उठाए। ठीक है, कोई अगर राष्ट्र के विरोध में है और राष्ट्र विरोधी कार्यों में है तो आप निश्चित रूप से कार्रवाई करिए। हम सब राष्ट्रवादी लोग हैं, राष्ट्र के साथ हैं और राष्ट्र के हित के साथ हैं, लेकिन केवल एक जाति या धर्म के नाम पर भी लोगों को न परेशान किया जाए, ये जिम्मेदारी भी राज्य और केंद्र की सरकारों की है। जिस कार्रवाई को सरकार आतंक के खिलाफ बता रही है, उसी कार्रवाई को विपक्षी दलों के नेता लोकतंत्र के खिलाफ बता रहे हैं। बसपा सांसद हाजी फजलुर रहमान को इस फैसले से बहुत दुख है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद सरकार को इस बात का एहसास हो कि ये हमें सियासी तौर पर नुकसान दे सकती है पीएफआई, तो इसलिए उन्होंने इसको बैन करने का काम किया है। लेकिन इस बैन करने की हम निंदा करते हैं। बसपा के किसी सांसद को इस फैसले में लोकतंत्र की हत्या दिखती है तो कोई सांसद इस कट्टरता के खात्मे का समर्थन करता है। मलूक नागर को सुनिए। हमेशा हमारी पार्टी और कुमारी बहन मायावती हमेशा कोई कट्टर मुसलमानों की बात करे तो उसके पक्षधर कभी नहीं रहे, और कट्टर कोई हिंदुओं की बात करे तो उसके पक्षधर कभी नहीं रहे। हम हमेशा देश हित और जनहित में हमेशा बोलते हैं, और इसका खामियाजा पिछले विधानसभा के चुनाव में हमें बहुत बड़ा उठाना पड़ा था, पर उसकी हमने कभी परवाह नहीं की। देश हमारे लिए सबसे पहले है, और देश में अगर कोई भी एक्टिविटी ऐसी होती है जो देश के खिलाफ जाती है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पीएफआई पर हुई कार्रवाई हर उस नेता को चुभ रही है जिसे मुस्लिम वोट बैंक की चिंता है, फिर चाहे ओवैसी हो या शफीकुर रहमान बर्क। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी भी इस कार्रवाई से बहुत ज्यादा सहमत नहीं दिखते। कोई देश के खिलाफ कार्रवाई हो, हिंसात्मक गतिविधियों में लिप्त हो, तो चाहे ये संगठन हो चाहे भाजपा से जुड़े संगठन हो,
सब पर प्रतिबंध लगना चाहिए। अब ये नहीं हो सकता किसी एक पे लगे और गोडसे समर्थकों पे ना लगे। ध्रुव सक्सेना ने क्या किया था, प्रज्ञा जी ने क्या किया था, सबके सामने ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। थोड़ा सा समर्थन और थोड़ा सा ऐतराज, नेता जितना बड़ा होता है उसकी बातें उतनी ही उलझी नजर आती हैं। अब लालू प्रसाद यादव का ये ट्वीट देखिए। लालू ने लिखा, सबसे पहले आरएसएस को बैन करिए, ये उससे भी बदतर संगठन है। आगे लिखा, आरएसएस पर 2 बार पहले भी बैन लग चुका है। सनद रहे, सबसे पहले आरएसएस पर प्रतिबंध लौह पुरुष सरदार पटेल ने लगाया था। यानी बात पीएफआई की हुई तो विपक्षी दलों ने आरएसएस को बीच में खींच लिया। हालांकि भाजपा ने पलटवार करने में देर नहीं की। देश की सुरक्षा के जुड़े विषयों पर सरकार संवेदनशील है और मुझे आप अनुभव भी करते होंगे कि सरकार ने सारे विषयों की गहनता से परीक्षण जांच कराकर देश की सुरक्षा के विषय में हमारी जो नीति है उस नीति से को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने इस संगठन को संदिग्ध गतिविधि देखते हुए, उनकी संदिग्ध गतिविधि मानते हुए प्रतिबंधित किया है। पहले सीएए और एनआरसी, फिर हिजाब विवाद और उसके बाद मदरसों और वक्फ बोर्ड का सर्वे, अब पीएफआई पर बैन। जब जब मुस्लिमों से जुड़े मुद्दों पर कोई बात होगी तो ऐसी सियासत तय है, क्योंकि सवाल सीधे सीधे वोट बैंक का है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और बात करते हैं ओपी राजभर की सावधान यात्रा की, जो आज आजमगढ़ पहुंची। ये वही इलाका था जहां कुछ दिन पहले ओपी राजभर ने लोकसभा उपचुनाव में सपा प्रत्याशी रहे धर्मेंद्र यादव के लिए चुनाव प्रचार किया था। लेकिन आजमगढ़ में हार के साथ ही सपा और सुभासपा के रास्ते अलग हो गए। आजमगढ़ में ओपी राजभर फिर से अखिलेश यादव पर हमलावर दिखे। जहां जून के महीने में राजभर ने अखिलेश के लिए पसीना बहाया था, उसी रणभूमि में वो सपा पर आग उगलते नजर आए। सुभाषपा की सावधान एक्सप्रेस लखनऊ और अंबेडकर नगर के रास्ते काशी होते हुए जब आजमगढ़ पहुंची तो इसकी चुभन अखिलेश के लाल खेमे में जरूर हुई होगी। पिछली बार जब ओपी राजभर आजमगढ़ पहुंचे थे तो हालात अलग थे, क्योंकि तब वो अखिलेश की टीम के साथ खड़े थे। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। आजमगढ़ की जमीन से उन्होंने अखिलेश पर सीधा हमला बोला और उपचुनाव का जिक्र करने से भी खुद को रोक नहीं पाए। देखिए, आप लोग उसके गवाह हैं। आजमगढ़ में जितनी ताकत लगा करके मैंने उपचुनाव में मेहनत किया, 300 नेताओं को लेकर 45, 46, 47 डिग्री टेम्परेचर में काम किया। उसके बाद भी नेता को विश्वास नहीं, खाली अपने वोट पर विश्वास है। इसी आजमगढ़ में नेता आते हैं और जेल में बंद माननीय रमाकांत यादव जी से मिलकर चले जाते हैं। बगल के जिला जौनपुर में आते हैं और अपनी बिरादरी की तरह में जाकर मिलकर चले जाते हैं। फिरोजाबाद जाते हैं, अपनी बिरादरी की तरह में चले जाते हैं। तो खाली यादव जी मरते हैं, पंडित जी नहीं मरते। बाबू साहब यादव जी, पटेल जी, राजभर जी, चौहान जी, मुसलमान जी नहीं मरते। राजभर अपनी पूरी यात्रा में सीधे सीधे अखिलेश पर हमलावर नजर आ रहे हैं। वो जो भी बात कहते हैं वो अखिलेश की तरफ ही इशारा करती है। राजभर ने फिर ये बताने की कोशिश की कि उनकी ये यात्रा किससे सावधान करने की है। सावधान कर रहे हैं कि आपके बीच में कोई नेता आवे तो उससे ये सवाल करो कि आप सत्ता में जब रहते हो तो आप इसको क्यों नहीं कानून बनाते हो। आप सत्ता में रहते हो तो गरीबों के इलाज फ्री में करने का कानून क्यों नहीं बनाते हो। आप सत्ता में रहते हो तो रोजगार परक शिक्षा के कानून क्यों नहीं बना देते हो, ताकि बच्चे पढ़ लिख करके रोजगार, बड़ी संख्या में बेरोजगार हो रहे हैं तो बेरोजगारी में गिरावट तो कम से कम हो। यानी आजमगढ़ में जाकर राजभर ने अखिलेश के खिलाफ चक्रव्यूह तैयार करने की कोशिश की। राजभर ने रामायण के जरिए रावण और हनुमान का भी जिक्र किया। एक मैंने रामायण में पढ़ा है, लक्ष्मण जी को लक्ष्मण शक्ति लगी, हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने जा रहे थे तो कालनेमी किसके द्वारा भेजा गया, सब लोग जान रहे हैं कि रावण के द्वारा भेजा गया। तो कालनेमी भेजा गया कि हनुमान संजीवनी बूटी न लेके आवे, लेकिन हनुमान जी बहुत चालाक, कालनेमी को उलट दिए। ओपी राजभर लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हैं। उनके टारगेट पर
हर वक्त अखिलेश ही दिखाई दे रहे हैं और जब बात योगी सरकार की होती है तो जुबान मुलायम हो जाती है। हम तो हमेशा खिलाफे रहते हैं। आपने देखा भी होगा कि 18 महीना में हम इस्तीफा दे के चले आए, है ना। अभी तो हम सरकार में नहीं हैं, हम तो एमएलए हैं, विपक्ष में हैं। और मुख्यमंत्री जी ने कहा हमारे सामने प्रमुख सचिव समाज कल्याण, चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश और प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री तीनों को बुला करके फाइल चेक कराया और कहा कि देखो ये ओम प्रकाश का मामला भाई, ये अभी नहीं सुनोगे तो तुरंत मीडिया में जाके कहेंगे कि खिलाफ कर रहे हैं। राजभर जिस आजमगढ़ में थे उसे समाजवादी पार्टी भले लोकसभा चुनाव में हार गई, लेकिन विधानसभा चुनाव में सपा ने यहाँ क्लीन स्वीप किया था और राजभर ने अब अखिलेश की इसी ताकत में सेंध लगाने की कोशिश की है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और बात 80 करोड़ लोगों को मिली राशन वाली राहत की। केंद्र सरकार ने फिर से फ्री राशन वाली योजना को 3 महीने का विस्तार दे दिया है। ये ऐसी योजना है जिसके 2 फायदे सामने आए हैं। पहला फायदा गरीब परिवारों को मिलता है और दूसरा फायदा चुनाव के वक्त भाजपा को, क्योंकि अगर यूपी में भाजपा की जीत हुई तो इसके पीछे फ्री राशन वाली योजना की भी भूमिका थी। 3 महीने के भीतर ही गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में कुछ लोग इसे सियासी दांव भी मान रहे हैं। देश के 80 करोड़ लोगों को मोदी सरकार ने फिर से बड़ी राहत दी है, क्योंकि कोरोना काल में जिस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत हुई थी उसे फिर से 3 महीने का विस्तार दिया गया है। अब इस योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को सरकार की तरफ से दिसंबर तक फ्री राशन का फायदा मिल सकेगा। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 3 महीने के लिए मंजूरी दी है, उसके विस्तार के लिए मंजूरी दी है। 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिलता है और इसमें अगले 3 महीने में लगभग 122 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न देश भर के 80 करोड़ से ज़्यादा गरीबों को मिलेगा, जिस पर लगभग 44,762 करोड़ रुपया खर्च आएगा। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भी 4% बढ़ाया है, लेकिन फ्री राशन का जो फैसला है उसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। ये योजना 2020 में राशन कार्ड धारकों के लिए शुरू की गई थी, जिसके बाद मार्च 2022 में योजना को 6 महीने के लिए बढ़ाकर सितंबर तक कर दिया गया था। अब सरकार ने एक बार फिर इसे 3 महीने के लिए बढ़ाकर दिसंबर 2022 तक कर दिया है। फ्री राशन योजना को आगे बढ़ाने से सीधे तौर पर 80 करोड़ लोगों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना दुनिया की सबसे बड़ी अन्न योजना है और इस योजना पर अब तक 3,40,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। सरकार कहती है कि ये फैसला त्योहारों को देखते हुए लिया गया है, लेकिन सियासत के जानकार इसे गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि यूपी में जब चुनाव हुए थे तो केंद्र सरकार की ये योजना भाजपा के जीतने में काफी अहम साबित हुई थी। कुछ लोग तो ये भी चर्चा कर रहे हैं कि ये योजना कहीं 2024 के चुनाव तक ऐसे ही न चलती रहे। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और बात छात्रों की उस लड़ाई की जो प्रयागराज में चल रही है। फीस बढ़ोतरी के विरोध में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों का आंदोलन तेज होने लगा है। आज शहीद भगत सिंह की जयंती थी। इस मौके पर आंदोलन में बड़ी तादाद में छात्राएं शामिल हुई और सिस्टम को अपने आंदोलन के आगे झुकने की कोशिश की। इस बीच आंदोलन को मिल रहा सियासी समर्थन बढ़ रहा है। सपा और जेडीयू के बाद कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष आंदोलन का समर्थन करने यहां पहुंचे और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पहले से ही इस पूरे आंदोलन में कूद चुकी है। हंगामा, आक्रोश, हक की आवाज,
और पिछले करीब 1 महीने से चलता छात्रों का ये आंदोलन। फीस बढ़ोतरी पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छिड़ा ये संग्राम हर दिन नई तस्वीर के साथ सामने आ रहा है। शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर बड़ी संख्या में छात्राएं भी इस आंदोलन में शामिल हुई। गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली छात्राएं दोपहर जुलूस की शक्ल में कैंपस पहुंची और तमाम विभागों में जाकर बंदी कराई। छात्राएं इसके बाद यूनियन हॉल पर चल रहे अनशन स्थल पर पहुंची और वहां धरने पर बैठकर नारेबाजी की। ये बताइए कि आंदोलन लगातार चल रहा है लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन कुछ सुनने को तैयार नहीं है, ऐसे में क्या? हम लोग आंदोलन तब तक जारी रखेंगे जब तक यूनिवर्सिटी सुन नहीं लेती हमारी बात, और हमारी मांगे यही सब है कि हम फीस नहीं देंगे। हमारे संविधान में लिखा है कि राज्य शिक्षा और स्वास्थ्य का वहन करना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। राज्य हमारी फीस बढ़ा रहा है उल्टा, जबकि उनको कम करनी चाहिए थी। और इसके अलावा हमारी हॉस्टल्स की प्रॉब्लम इतनी है, हम इतनी रिस्ट्रिक्शन झेलते हैं जितनी आप सोच भी नहीं सकते हैं। हम 7-8 हॉस्टल अंदर हैं, एक दूसरे हॉस्टल में नहीं जा सकते हैं। हमारे मेस का क्वालिटी नहीं है। हमारी बहुत सारी मांग। आगे की क्या रणनीति होगी अब? हम लोगों की रणनीति ये होगी कि जब तक वीसी आके हम लोगों से ये नहीं कहेंगे कि वो फीस वृद्धि वापस नहीं ले रही है, तब तक हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। आंदोलन में जगह जगह पोस्टर बैनर देखे जा रहे हैं जिस पर छात्रों ने अपनी व्यथा लिखी है। किसी के हाथ में तख्तियां हैं तो किसी की आंख में सिस्टम से लड़ने की आग। सर, हमारी मांग है कि हम लोग एक किसान के बच्चे, गरीब के बच्चे, यहाँ पे 4 गुनी फीस बढ़ा दी गई है और हॉस्टल का खर्च 15,000 से 45,000 तक बढ़ा गया है। जब हम पढ़ने में असमर्थ है तो हम इतने फीस कैसे भर सकते हैं? सरकार ने हम लोगों से शिक्षा छीनने का एकदम से प्रयास कर लिया है। वो नहीं चाहते कि हम गरीब तबके के बच्चे, किसान के बच्चे पढ़ाई कर सके। मुद्दा बड़ा है तो मामला सियासी भी हो चला है। कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन भी प्रियंका गांधी वाड्रा के निर्देश पर आंदोलन कर रहे छात्रों के बीच पहुंचे। ये भरोसा तो हम यही दिला सकते हैं कि ये लड़ाई में हम उनके शामिल हैं और इस जज्बे को हम सलाम करते हैं कि ये वो आज भी अगर मोदी और अमित शाह ये सोच रहे होंगे कि ये अपनी हिटलर शाही से सबको डरा सकते हैं, तो उनको इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आकर देखना चाहिए कि आज भी यहाँ पे आपकी हिटलर शाही नहीं चल रही है। यहाँ पर आज भी ऐसे छात्र हैं जो सही को सही और गलत को गलत कहने का काम जो है कर रहे हैं। कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी ने इस आंदोलन को समर्थन दिया, फिर नीतीश की पार्टी ने समर्थन की चादर तानी और उसके बाद ABVP के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम पोस्ट कार्ड लिखे। विरोध की आवाज तो कई तरफ से उठ रही है, लेकिन सवाल अभी भी कायम है। क्या 4 गुना फीस बढ़ोतरी का ये फैसला वापस होगा? क्या छात्रों का ये आंदोलन सिस्टम को झुका पाएगा? ABP गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी से फिर एक बार चुभने वाली तस्वीर सामने आई है। ये वही सोसाइटी है जहां से पूर्व भाजपा नेता श्रीकांत त्यागी की करतूत सामने आई थी। उसकी गालीबाजी पर जमकर बवाल मचा था। इस बीच यहां फिर हलचल तेज है। कल पूरी रात त्यागी समाज के लोग सोसाइटी के बाहर डेरा डालकर बैठे रहे। दरअसल इस बार भी लड़ाई कॉमन एरिया में पेड़ लगाने को लेकर है। इस बार श्रीकांत त्यागी की पत्नी ने पेड़ लगाए हैं, जिसे हटाने के लिए सोसाइटी के लोग अड़ गए। उधर दूसरी तरफ त्यागी समाज ने कहा कि पहले सोसाइटी से अवैध निर्माण हटाया जाए, उसके बाद पेड़ हटाए जाएंगे। विवाद वही है, लेकिन तस्वीर नई है। वही ओमेक्स सोसाइटी, वही त्यागी फैमिली, वही कॉमन एरिया और वही पुराना विवाद। भाई बड़े भाई सब नीचे आ जाओ। अंतर सिर्फ ये है कि पहले विवाद श्रीकांत त्यागी के पेड़ लगाने के चलते हुआ था, लेकिन इस बार विवाद गालीबाज श्रीकांत की पत्नी अनु त्यागी के पेड़ लगाने को लेकर हो रहा है। ठीक है ना, जो लोग अभी नहीं आ पा रहे किसी समस्या से। मामला ये है कि जिस कॉमन एरिया में श्रीकांत त्यागी ने पेड़ लगाए थे, वहीं पर अब अनु त्यागी ने पेड़ लगाने शुरू कर दिए हैं। सोसाइटी के लोगों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद नोएडा अथॉरिटी ने सोसाइटी के कॉमन एरिया में लगाए गए पेड़ों को हटाने के लिए 48 घंटे का वक्त दिया। लेकिन जब ये खबर त्यागी समाज को मिली तो वो जातिवाद का झंडा उठाकर सोसाइटी के बाहर पहुंच गए। और जिन्होंने
इतना अप्रोचमेंट कर रखा, इतना कब्जा कर रखा, उनको कुछ नहीं है। केवल और केवल एक त्यागी भूमिया ब्राह्मण समाज का व्यक्ति है इसमें गाँव का, इनका दर्द हो रहा है। यानी जाति के नाम पर गलत को भी सही ठहराया जा सकता है। त्यागी समाज पूरी रात सोसाइटी के बाहर डटा रहा। अब त्यागी समाज ने साफ कह दिया है कि पेड़ हटाने से पहले वो अवैध निर्माण ध्वस्त किया जाए जो सोसाइटी के भीतर हुआ है। 27 मिनट में मकान तोड़ दिया, वो किस आधार पर तोड़ दिया हम ये पूछना है। कल आज जब 24 घंटे हो गए, वो 30 ने कहा था कि 24 घंटे में हम पेड़ लगा देंगे, उसकी हमारे पास रिकॉर्डिंग है। मैंने 29 घंटे बाद इनको फोन किया, मेरी तो कोई बात ही नहीं हुई। हमने कहा पेड़ लगाओ भाई, पेड़ लगा दिए। यहाँ की सीईओ राजेंद्र अग्रवाल के संपर्क में है, डॉक्टर राजेंद्र। डॉक्टर कहेंगे ऑपरेशन कर रहा हमारा है, तो है नहीं, सच्चों का डॉक्टर तो है नहीं, लेकिन डॉक्टर से नुकाएंगे कि हमारे समाज का ऑपरेशन कर रहा है। उसके त्यागी समाज ने साफ कह दिया है कि अगर पेड़ उखाड़े गए तो बड़ा बवाल हो जाएगा। यानी सिर्फ कुछ पेड़ों के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश का त्यागी समाज नोएडा में डेरा डालने के लिए तैयार बैठा है। अब इंतजार है 48 घंटे पूरे होने का, तभी पता चलेगा कि नियम कानून की जीत होती है या फिर जाति की जंग की। एबीपी गंगा के लिए गाजियाबाद से शक्ति सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लता मंगेशकर की जयंती पर आज सीएम योगी ने उन्हें अनूठे ढंग से याद किया। सुर साम्राज्ञी लता दीदी के नाम पर अयोध्या में एक चौक को जनता को समर्पित किया गया। पीएम मोदी ने इस मौके पर एक खास वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने इस चौक को आने वाली पीढ़ियों के लिए नया प्रेरणा स्थल बताया। अयोध्या का ये लता चौक रिकॉर्ड समय में बनकर पूरा हुआ है। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि आने वाले दिनों में अयोध्या में तमाम सड़कों और चौराहों के नाम राम मंदिर के लिए आंदोलन करने वाले संतों के नाम पर रखे जाएंगे। साधना लता जी ने की, वरदान हम सबको मिला। ये अयोध्या का प्रवेश द्वार है जहां लता मंगेशकर की याद में एक चौक का उद्घाटन किया गया। सीएम योगी ने इसे जनता को समर्पित किया। दिन भी बेहद खास था। सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर की जयंती पर इसका उद्घाटन किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास वीडियो संदेश दिया। साधना लता जी ने की, वरदान हम सबको मिला। अयोध्या में लता मंगेशकर चौक पर स्थापित की गई मां सरस्वती की ये विशाल वीणा संगीत की उस साधना का प्रतीक बनेगी। हमारा प्रयास होना चाहिए कि अगले 1 वर्ष के अंदर हम इस पूरे कार्य को करके अयोध्या के सुंदरीकरण के कार्यक्रम को अब एक नई ऊंचाइयां प्रदान करना प्रारंभ करते हैं। अयोध्या विकास की ढेर सारी योजनाएं अब क्रियान्वित हो रही हैं। आपने देखा होगा अयोध्या को समर्पते हुए लता मंगेशकर चौक की इस जगह पर मां सरस्वती की वीणा के प्रतीक के रूप में विशाल मूर्ति स्थापित की गई है। 12 टन की वीणा की लंबाई 40 फुट और ऊंचाई 12 मीटर है। इसे लता मंगेशकर की सुर साधना को समर्पित किया गया है। उद्घाटन के मौके पर महाराष्ट्र से लता मंगेशकर के परिवार के लोगों को खास तौर पर आमंत्रित किया गया था। अयोध्या में इस मौके पर सीएम योगी ने जनता के बीच बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि आंदोलन में जो लोग शहीद हुए हैं उनके नाम से यहाँ चौराहा बनाया जाएगा। आंदोलन में शामिल साधु संतों के नाम से सड़क और चौक होंगे। और आज हम सब इस बात पर गौरव की अनुभूति करते हैं कि भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ और भव्य राम मंदिर निर्माण का कार्यक्रम अयोध्या में चल रहा है। पूरा देश और पूरी दुनिया बड़ी आशा भरी निगाहों से अयोध्या को देख रही है। आज राम जी की पेड़ी में कोई आता है, प्रभावित होकर के जाता है। संत समाज के लोगों ने सीएम योगी की इस घोषणा पर खुशी जताई है। मुख्यमंत्री जी का सोच बहुत अच्छी बात है, जो अभी सूर्य कोकिला के नाम से
प्रसिद्ध लता मंगेशकर जी का जो अभी चौराहा बनाया गया है, जहाँ पर वो प्रवेश द्वार है, जो भी श्रद्धालु आएंगे उसी मार्ग से आएंगे। और जिस प्रकार से बनाया गया है उससे ये पता चलता है कि यहाँ पर जो लोग आएंगे और उनके मुखार बिंद से निकले हुए जो भजन हैं उसको सुन करके लोग प्रसन्न होंगे। आने वाले दिनों में जल्द ही सीएम योगी की नई घोषणा का असर साफ तौर पर दिखने लगेगा। एबीपी गंगा के लिए अयोध्या से ऋषि गुप्ता के साथ शैलेश अरोड़ा की रिपोर्ट। फिलहाल बात तो चुभेगी में आज इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।